नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अध्याय नंबर 2 कर रहे हैं और उसमें हमारा चल रहा था गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य हमने लगभग पूरा कर लिया। और आज का जो प्रमुख बिंदु रहेगा वो रहेगा स्कंदगुप्त। उसके बाद में हमारा गुप्त साम्राज्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें तथा पहली बार यदि चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। देखो, जो गुप्त साम्राज्य है उसमें वैसे तो सभी शासक क्या हुए थे, महान हुए थे। सभी शासक का अपना अपना रोल था। मतलब कोई शासक आया उसने कोई अच्छा कार्य किया, कोई दूसरा शासक आया उसने दूसरा अच्छा कार्य किया। तो इसीलिए देखो गुप्त साम्राज्य की महत्वपूर्ण देन है कि सभी शासकों ने कोई ना कोई अच्छा कार्य किया। इसी कारण देखो गुप्त साम्राज्य का नाम भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी शासक आए हर शासक ने कोई ना कोई क्या है बहुत ही अच्छा काम शुरू किया। ठीक है, तो चलो हमें शुरुआत करते हैं इसकी। और इसका जो कार्यकाल था वो था 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। 467 ईस्वी, ठीक है। और पहली बात देखो कि हम बात देखो ये कब 455 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का क्या बना, राजा बना। गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा। गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा। अब देखो हुआ क्या कि जैसे ये राजगद्दी पर बैठा उसके कुछ समय बाद और हूण थे, उन्होंने आक्रमण करने शुरू कर दिए। उनके पीछे रीजन था, हूणों ने अंदाजा लगाया कि नया शासक बना और इनको कमजोर भी आंका उन्होंने कि जो स्कंदगुप्त है वो क्या अन्य राजाओं की तुलना में कमजोर शासक है। और इसी के चलते हूणों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन हूणों को इन्हें सफलतापूर्वक आसानी से हरा दिया, सफलतापूर्वक। इसके बाद देखो जो नागवंश थे और वाकाटक राज्य थे उन्होंने भी क्या किया, आक्रमण किया। उनके आक्रमण का भी इसने अच्छे से सामने किया और उनको भी क्या कर दिया, पराजित किया। और खैन को मतलब सीधी से जब स्कंदगुप्त राजा बने तो अलग अलग राजा क्या करना शुरू कर दियो, पर आक्रमण करना शुरू कर दियो। देखो बाहर से आक्रमण होना शुरू होगा और भीतर आवे आंतरिक विद्रोह भी क्या होगा, ज़्यादा तेज होगा। लेकिन स्कंदगुप्त आंतरिक विद्रोह के साथ जो बाहरी आक्रमण हाँ बढ़ने भी क्या करो आसानी से निपटा दिया। ठीक है, और आपकी प्रजा के लिए जो प्रांत जो राज्य जहाँ अपना वर्तमान में भारत में राज्य बांटे हैं, तो वह हिसाब से जो छोटा छोटा जगह ही जो आपका प्रांत था बनने क्या कर दियो, प्रांत में जो कस्बा बनने क्या बांट दिया, प्रांत में बांट दिया। और प्रांत पर क्या कर दी, प्रांतपति की नियुक्ति भी कर दी। तो चलो देखेंगे यही चीज कि 455 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ये हुआ क्या, यहां लिख रहा हूं मैं, राजगद्दी पर बैठने के बाद हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। किन के आक्रमण का, हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। उन्होंने आक्रमण किया, ये लिख लो। चलो ठीक, हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसने हूणों को आसानी से पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। अब देखो कि उड़ान आक्रमण करो, ए बात की जानकारी अपन कड़े से मिले हैं। तो देखो हूणों के आक्रमण की जानकारी मतलब आक्रमण करो, ए बात की जानकारी अपन कड़े से मिले है। तो बात देखो जानकारी कड़े से मिले हैं। एक तो देखो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, स्कंद
गुप्त के भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख। और दूसरी कैसे मिले हैं? रुद्रमन के जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ये दोनों ग्रंथ या जो दोनों अभिलेख है क्या की जानकारी दी ही? स्कंदगुप्त के बारे में बताऊं ही। और जो युद्ध की जानकारी है अभी के दोनिया से पता लगा है। कौन सी जानकारी की? हुणों ने स्कंदगुप्त पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और देखो एक बात और याद रखना कि स्कंदगुप्त में हुणों को क्या कहा गया है? हुणों को मलेच्छो जाति कहा गया है, मलेच्छो। ठीक है, क्या कहा गया है? मलेच्छो। क्या कहा गया है? मलेच्छो। अरे याद रह जाएगी ना कि रुद्रदामन को जो जूनागढ़ अभिलेख उसमें हुणों को क्या नाम दिया गया है? मलेच्छो नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखो आगे ये तो आगा। साथ में देखो वाकाटक तथा नागवंश, वाकाटक नागवंश के राजाओं ने स्कंदगुप्त पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। ठीक है, अब देखो के बताई कि आक्रमण करो। और आक्रमण में जो वाकटक और नागवंश का राजा ना आसानी से राज्य और उनका साम्राज्य पर के कर लियो, स्कंदगुप्त अधिकार कर लियो। तो यही चीज आप लिखांगा, आक्रमण किया। आक्रमण में ये लिखो स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने दोनों राजाओं को आसानी से पराजित किया। दोनों राजाओं को पराजित कर, दोनों राजाओं को पराजित कर उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे जिक्र करांगा क्या को स्कंदगुप्त के बारे में ही। ठीक है, चलो देखो तो आगे फिर दो ही बात पढ़ी आप। पहली बात तो कि 455 पर राजगद्दी पर बैठो, बैठना बाद उनके करियो, आक्रमण करियो। ठीक है, उन्होंने प्राप्त कर दी। और एक ही जानकारी मिला आप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख तथा स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में। दूसरी बात क्या पड़ी कि वाकटक और नागवंश के राजा क्या करियो? स्कंदगुप्त आक्रमण करियो, आक्रमण में पराजित कर दिया, बड़े साम्राज्य पर क्या करियो? आप अधिकार कर लियो। ठीक है, अब देखो जिक्र करांगा मैं आगे। देखो आंतरिक शत्रुओं तथा बाह्य आक्रमण से स्कंदगुप्त ने कौन से साम्राज्य की रक्षा की? इस गुप्त साम्राज्य को सुरक्षित किया, या फिर गुप्त साम्राज्य। देखो ऐसे लिखा गया
साम्राज्य को बचाए रखा। बचाए रखा, ठीक है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वीआईपी लगा लेना, क्या कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर परिणदत्त को नियुक्त किया। क्या नियुक्त करो? परिणदत्त को नियुक्त किया। परिणदत्त को नियुक्त किया। परिणदत्त को नियुक्त किया। अच्छा, आप चंद्रगुप्त पढ़े हो तो बैम आप कह जाने हो कि चंद्रगुप्त सौराष्ट्र गवर्नर वो कैन बनाए हो? पुष्यगुप्त ने। तो कैन बनाए हो? पुष्यगुप्त ने। ध्यान में रह जाएगी ना। और स्कंदगुप्त कैन करो है? परिणदत्त ने। पहलो काम तो यो। दूसरी लाइन के याद रखनी है कि सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए परिणदत्त के पुत्र के नाम है। परिणदत्त को पुत्र को नाम चक्रपालित। परिणदत्त के पुत्र चक्रपालित को नियुक्त किया। अब बात आ रही सुदर्शन झील की, तो थोड़ा बताएंगे बारे में जान लें आप। सुदर्शन झील, देखो तीन ही नाम याद रखना है। पहले तो कि सुदर्शन झील को प्रारंभ में निर्माण कौन करायो, फिर वे की मरम्मत कौन कराई, और अंतिम बात के याद रखनी है कि वे को पूर्ण उद्धार कौन करायो। तो पहली बात देखो कि जूनागढ़ अभिलेख से अपन पता लगा है कि अकाल पड़गोर बह के दौरान, अकाल के दौरान पानी की व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त मौर्य हो, और मैं यह याद रख लो चंद्रगुप्त मौर्य कराए। और मैं याद रखो तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो गवर्नर हो पुष्यगुप्त बन के करायो को निर्माण करवायो। कौन सी झील को? सुदर्शन झील को निर्माण करायो। दूसरी बात जो कि मरम्मत करवाए कौन करवाई ही? रुद्रदामन। और पुनः निर्माण या पुनः उद्धार कौन करवाए हो? चक्रपालित। ध्यान में रह जाओ ना, तो लिखो ये तीनों चीजें अपन याद करनी है। तो देखो जूनागढ़ अभिलेख के दौरान अनुसार, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सॉरी, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार अकाल राहत के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के गवर्नर, चंद्रगुप्त द्वितीय के गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त नाम याद रख लियो भाई। कौन हो? पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और मरम्मत रुद्रदामन तो लिखो। सुदर्शन झील की मरम्मत
झील की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई। ने करवाई ने करवाई। और सूरदर्शन ऊपर लिखूं भाई, दिखा कोनी को, ठीक है। अड़ेता तो कोई दिक्कत को ना। अब देखो यही लाल लिखनी आ गए कि सूरदर्शन झील के पुण्य उद्धार के लिए प्रणदत्त के पुत्र चक्रपाली को क्या क्या नियुक्त किया। अब घटना क्या हुआ देखो कि बहुत ज्यादा बारिश होगी और बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह जो सूरदर्शन झील को बांध हो वो क्यों हो, टूट गो हो। वह बांध को निर्माण कौन करवायो हो, स्कंदगुप्त करवायो, ठीक है। बांध को निर्माण कौन करायो हो, स्कंदगुप्त करायो। निर्माण के लिए कौन नियुक्त करे हो, चक्रपाली ने क्या करे हो, नियुक्त करे। तो याद रह जाएगी ना, क्या याद रखनी है कि सूरदर्शन झील को निर्माण वो कौन करायो हो, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। पुण्य उद्धार या फिर मरम्मत कौन करवाई है कि रुद्रदामन, और पुण्य उद्धार कौन कराया को स्कंदगुप्त। पहला गवर्नर याद रखना था पुष्यगुप्त और दूसरा गवर्नर याद रखना था ने कौन सो प्रणदत्त, और मैं वो पुत्र चक्रपाली। अपनी यहाँ क्या हो जाएगी, स्कंदगुप्त की बात अपनी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में सूरदर्शन झील की बात भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। याद रह जाएगा ना, चलो अच्छी बात है। अब देखो आगे अड़ेता तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो कि सबसे अच्छी बात ही के बात देखो, सबसे अच्छी बात के ही के करांगा बा देखा देखो तो के ही स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया, प्रांतों में विभक्त किया। अरे क्या विभक्त कर दिया आपका राज्य ने, प्रांता में क्या कर दियो, बांट दियो। जहां राजस्थान राज्य में बट रहे हिसाब से जो राज्य बन क्या बांट दियो, प्रांत बांट दियो। एक तरह से राज्य ही बोल सका प्रांतम, ठीक है। आप पढ़े हो स्टार्टिंग में कि प्रांत राज्य हन को शब्द को प्रयोग, तो बताइए ना मैं टाइम में प्रांत आप क्या बोल सका, हाँ राज्य भी बोल सका, हाँ। तो प्रांतों में क्या करे हो, विभक्ति करे हो, ठीक है। आगे देखो प्रांतों की व्यवस्था के लिए, प्रांतों की व्यवस्था के लिए अरे कहीं नियुक्ति करी, प्रांत पतियों की नियुक्ति की थी, प्रांत पतियों की नियुक्ति की, ठीक है। आगे क्या लिखोगा, प्रांतपति प्रजा हित में कार्य करते थे, प्रजा हित में कार्य करते थे। देखो के खनो चाहे है, खनो यो चाह रहे है कि निष्पक्ष न्याय प्रणाली की व्यवस्था है मेटा में। जो मुखिया था प्रांता को मुखिया तो वो क्यों तो निष्पक्ष फैसलो करतो प्रजा हित में, हमेशा जरूरी को नहीं जो फैसलो कि राजा का विरुद्ध फैसलो करतो, लेकिन अधिकांश जो फैसला होता है क्या के हित में होता, प्रजा के हित में होता। तो हर व्यक्ति हो बिना आपको धर्मानंद की स्वतंत्रता ही, आपके हिसाब से रोजगार करने की स्वतंत्रता ही, और जो न्याय व्यवस्था है वह भी की ही लचीली ही कठोर कोनी के ही न्याय व्यवस्था, और प्रजा भी क्या रहती, खुश रहती। और हमने प्रजा की देखो देख रेख या फिर प्रजा को उद्धार करना खातिर प्रांतपतियां क्या करी गई ही, नियुक्ति करी गई। तो जो प्रांतपति है वो क्या हित में, किसके हित में कार्य करते थे, प्रजा हित में क्या करते थे, काम करते थे। एक बात और लिखो,
संप्रदायों को अपने अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता थी। धर्म अपनाने की स्वतंत्रता थी। यो वो अपनो स्कंदगुप्त पूर्व। अब देखो अपना जो महत्वपूर्ण बात है गुप्त साम्राज्य की भी और जाने फिर आज अपनी क्लास की करांगा पूरी करांगा। ठीक है, तो देखो इस सॉरी भाई स्कंदगुप्त को पूर्व अपनो प्रश्न आ सके कि गुप्त काल की व्यवस्था का या गुप्त काल में हुई उन्नति का परिचय दीजिए या फिर उनका विवरण दीजिए, उनका उल्लेख कीजिए। तो मैं देखो आप स्टार्टिंग प्रारंभ में करी थी, बहुत चीज़ें आप बता दी है, जहाँ ज्योतिष विज्ञान के बारे में बताई ही, ठीक है, गणित के बारे में बताई, सभी गुप्त साम्राज्य से संबंधित थी। ये चीज़ आप पहले जिक्र कर लियो आप पहले की क्लास में। तो आज जो छोटी छोटी बातें बची अपनी 3-4 भंड को क्या करा आप जिक्र कराना। तो देखो अब क्या बात है वो देखो। पहली बात तो देखो वास्तुकला। पहला बिंदु क्या देखना हमें, वास्तुकला, कि गुप्त साम्राज्य में वास्तुकला का सर्वाधिक क्या हुआ, विकास हुआ। और इसमें सर्वाधिक विकास किसका हुआ, मंदिरों का हुआ। तो लिखो गुप्त काल में सर्वाधिक विकास मंदिरों का हुआ। क्या को हो, मंदिरों को। दूसरी बात देखो, ये मंदिर पत्थर या फिर ईंटों से क्या होते थे, निर्मित होते थे। पत्थर या ईंटों से निर्मित होते थे, निर्मित होते थे। और अधिकांश मंदिर नागर शैली में बने होते थे। कौन सी शैली में, नागर शैली में बने होते थे। ठीक है, अब इनकी विशेषता और देख लो भाई। प्रश्न ये पूछता है कि गुप्त काल के मंदिरों की क्या बताए, विशेषता बताए। तो इनकी विशेषता और देख लो। विशेषताएं देखो, आधार पट्टिका, अरे मंदिर में क्या क्या चीज होती है, आधार पट्टिका, ठीक है। दूसरे के हो तो शिखर, तीसरों के हो तो अंतराल, बता दूंगा सगली चीज, अंतराल। चौथे के हो तो पथ मार्ग, ठीक है। आधार पट्टिका, शिखर, अंतराल और पथ मार्ग। एक विशेषता और ध्यान में कौन है, लेकिन ये 4 या 5 विशेषता के वन की मंदिरा की गई प्रमुख ही। चलो ठीक है, सभा मंडप, क्या था ये, सभा मंडप। अरे देखो के खड़ो चाह रहे हो, बात समझो। पथ मार्ग को मतलब आप मंदिर में फेरी कौन लगावा के, तो बन खातर के रहती जगह रहती घूमने खातर। देखो मैंने ज्यादा बढ़िया तरीका हूँ, पेंटिंग पांटिंग तो कौन बनाने हूँ, लेकिन फिर भी देख लो। यो मान लो भाई आपनो जनिया को भी है, टेडो मेडो किसो भी के है के मंदिर है। और देखो आदेश है यो रास्तों यार, रह कौन रहे अइया,
तो बाहर का होगा अपन अंदर से, चलो बाहर के देख लो। तो अपना देखो अडेकर फेरी लगावा, कौन लगावा हिसाब से लगावा ना। तो यह जो चीज ही या के हो पथ मारेगी बोला, एन चीज ने क्या बोला अपना पथ मारक बोला, शिखरियो हो ही गए देखो, ठीक है। और ये बात अंतराल की बात बता रहा। अब देखो सभा मंडप मतलब बैठने खातर अंतराल देखो यह हिसाब से ही। तो आठे की होता जो ओम करना की व्यवस्था होती, बैठने की व्यवस्था होती, बाकी होती सभा मंडप होती। और एक बार का जो है क्या बोलता पा अंतराल बोला, ठीक है। और आधार पट्टी का जो नींव हमन के बोला पा आधार पट्टी का मजबूत होती और कुछ विशेष तरीका से अपनाई जाती। तो ये चीज ना पा के बोला आधार पट्टी का, समझ में आ गई ना। तो ये केवल की प्रमुख विशेषता है मंदिरा की, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अब क्या देखा हम अपा दूसरी चीज, चलो मैं बता ही दूं। देखो गुप्त काल में बौद्ध विहार, स्तूप और मठों का भी क्या हुआ निर्माण हुआ। 200 पॉइंट लिख लो, क्या लिखूंगा गुप्त काल में विहार, मठ और स्तूपों का भी क्या हुआ निर्माण हुआ। स्तूपों का निर्माण हुआ। एक है चित्रकला, चलो लिख लो चित्रकला भी लिख लो। फिर देखो चित्रकला का विकास भी क्या हुआ गुप्त काल में हुआ। और अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंताएं की गुफाएं चित्रकला, या फिर आप देखो समझो इस बात को, लिखना छोड़ो क्योंकि ये सही लाइन है। देखो अजंता की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, उन चित्र जैसे चित्र कहाँ पर बने हैं गुप्त काल में बने हैं। या फिर वो चित्रों से कौन जो गुफा वो किससे संबंधित है चित्रकाल से क्या है संबंधित है। किससे संबंधित है चित्रकाल से क्या है संबंधित है। इसके अलावा देखो गणित के क्षेत्र में क्या हुई प्रगति हुई। आर्यभट्ट था गणित का प्रसिद्ध क्या था गणितज्ञ था गुप्त काल का। आर्यभट्ट क्या था प्रसिद्ध गणितज्ञ था। दशमलव की क्या की थी खोज की थी। पाई का मान बताया था कितना 3.141 या फिर 22/7 22/7 हुआ पाई निकाले, ठीक है। आर्यभट्ट ने में ये बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में क्या दी थी जानकारी दी थी। उरहार महिर जैसे शल्य चिकित्सक पैदा हुए जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या की काफ़ी प्रगति की। ये सब विकास कहाँ पर हुए गुप्त काल में। कहाँ पर हुए थे गुप्त काल में हुए थे। और इन्हीं कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है भारत का स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है। या ठीक है क्या कहा जाता है भारत का स्वर्णिम इतिहास या फिर स्वर्णिम युग कहा जाता है। किसको गुप्त काल को क्या कहा जाता है स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। आगे की क्लास में हम चर्चा जारी रखेंगे। घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें।